आज हम कक्षा 9 गणित का चौथा चैप्टर दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म की शुरुआत कर रहे हैं। और ये जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, इसको जानने से पहले हम ये जानेंगे कि एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है और एक चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल किया जाता है। जब हम उसे जान लेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण को और एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना सीख लेंगे तो हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को समझना आसान हो जाएगा और इसे हम आसानी से कर सकेंगे। तो इसलिए आज की क्लास में सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, एक चर वाला रैखिक समीकरण और एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के तरीके क्या है। ठीक है, तो यहां सबसे पहले मैं लिख रहा हूं एक चर वाला रैखिक समीकरण। देखो, एक चर वाला रैखिक समीकरण, एक चर वाला रैखिक समीकरण से हमारा क्या मतलब होता है कि उसमें चर एक होगा और रैखिक का मतलब होता है एक, घात एक होगी। यहां मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं। चलिए इसका पहले व्यापक रूप लिख देते हैं। तो ax प्लस बी बराबर 0 समीकरण है ना। तो एक चर वाला रैखिक समीकरण, ये मैंने लिखा है ax प्लस बी बराबर 0, जहां a और b क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं और a नॉट इक्वल। अब इस लाइन का मतलब समझो, इस लाइन का मतलब समझो। देखो, हमने कहा कि एक चर वाला जो रैखिक समीकरण होता है वो ax प्लस बी बराबर 0 के रूप का होता है, जहां ये जो a और b लिखा हुआ है वो वास्तविक संख्याएं हैं। ये वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? आप लोग जितनी संख्या जानते हैं वो सब क्या है, वास्तविक। जितनी संख्या आपको पता है, दशमलव बटा माइनस में 0, ठीक है, वो सब क्या है, वास्तविक संख्या। तो कहने का मतलब है a और b का मान कुछ भी हो सकता है। क्या नहीं होगा वास्तविक संख्या? कौन सी संख्या ऐसी होती है जिसे वास्तविक संख्या नहीं कहते हैं? तो जैसे अंडर रूट के अंदर अगर कहीं -1 आ जाए या अंडर रूट के अंदर -2 आ जाए, ये अंडर रूट है ना, इसके अंदर अगर ऐसी संख्या आ जाए माइनस वाली तो इसको वास्तविक संख्या नहीं कहते हैं। लेकिन ये संख्याएं आपको यहाँ नहीं मिलेगी। जितनी भी संख्या मिलेगी वो कैसी मिलेगी, वास्तविक संख्या ही मिलेगी। तो जितनी संख्या अभी तक आप लोगों ने देखी है और जितना देखेंगे वो सब क्या होंगी, वास्तविक संख्याएं ही होंगी। समझ में आया? तो आपको इस पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि अच्छा वास्तविक संख्या क्या है। जो आप संख्या जानते हैं वही सब वास्तविक संख्या है, बस इतना समझ लीजिए। फिर उसके बाद लिखा है a नॉट इक्वल 0। इसका मतलब यह है कि a का मान 0 नहीं हो सकता है या नहीं होना चाहिए। a का मान 0 क्यों नहीं होना चाहिए? देखो, अगर a का मान 0 हो जाएगा तो यहां हम a की जगह पर क्या लिख देंगे, 0, और 0 का गुणा किससे हो जाएगा, x से। तो 0 का गुणा जब x से होगा तो कितना होगा, 0 आ जाएगा। क्योंकि किसी भी संख्या का जब गुणा 0 से होता है तो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है ना। तो ये जब 0 हो जाएगा तो x तो यहां से गायब हो जाएगा ना, यहां से x गायब हो जाएगा। लेकिन हमें x को गायब नहीं करना है, तो इसलिए a का मान 0 नहीं लेना है। इसके अलावा और कोई भी मान ले सकते हैं। एक बात। दूसरा, यहां पर x लिखा हुआ है, एक चर वाला, ये x क्या है, चर है। ठीक है ना। चर क्या होता है, चर वो होता है जिसका मान अलग अलग जगह पर अलग अलग हो, जिसका मान अलग अलग जगह पर अलग अलग हो। जैसे कहीं आप देखते हैं x बराबर 5 लिखा होता है, कहीं x बराबर 2 लिखा होता है, कहीं x बराबर -1 लिखा होता है। तो x अलग अलग स्थानों पर अलग अलग मान धारण कर लेता है, तो इसे हम कहते हैं चर। चर का मतलब समझ में आया? जैसे किसी क्वेश्चन को जब हम हल करते हैं उसमें x होता है, x का मान निकालते हैं तो कहीं x बराबर 5 आ जाता है, कहीं 2, कहीं -1, कहीं कुछ और आ जाता है। तो अलग अलग सवालों में x किसके अलग अलग संख्याओं के बराबर हो जाता है ना, तो इसको क्या कहा जाता है, चर। अब ये x जरूरी नहीं है कि x ही हो,
वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, पी क्यू भी हो सकता है, कोई और संख्या, कोई और अल्फ़ाबेट हो सकता है, अंग्रेजी वर्णमाला का कोई और अल्फ़ाबेट हो सकता है। जनरल रूप से एक्स यूज किया जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? चर। तो अचर क्या होता है? जिसका मान ना बदले। चर का मान बदलता रहता है ना, कहीं x बराबर, यहाँ कोई पूछे कि x का मान कितना है तो क्या कहोगे? यहाँ x का मान, यहाँ कहीं और कुछ भी हो सकता है ना, x बराबर जितने के लिखा होगा x का मान उतना ही होगा, तो ये तो चर हो गया जो बदलने वाला होता है, जिसका मान बदलता रहता है। अचर क्या होता है? जिसका मान न बदले। जैसे ये मान लो 5 लिखा है कहीं, तो यहाँ अगर 5 लिखा है तो 5 के मतलब 5, और यहाँ के अलावा कहीं और 5 लिखा हुआ है तो वहाँ भी 5 का मतलब 5 ही होता है, दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। तो ये अचर होता है, इसका मान कहीं नहीं बदलता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये जो x है, इसकी जगह पर x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकती है। इसको क्या कहा जाता है? चर कहा जाता है। अच्छा, यहाँ इस चर की घात कितनी है? अब सुनो, मान लो ये x लिखा हुआ है ऐसे, है ना, तो ये जो इसके ऊपर मान लो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ b, या यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ c, और यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ b। तो देखो, ये x को कहा जाता है आधार, क्या कहते हैं? और ये c को क्या कहा जाता है? घातांक। c को क्या कहा जाता है? घातांक। और ये जो आगे लिखा होता है इसको क्या कहा जाता है? गुणांक। किसका गुणांक? x का गुणांक। x का गुणांक। तो मान लो ये x की घात 2 लिखी हुई है, 5x की घात 2, ऐसे, तो x का गुणांक यहाँ कितना है? x स्क्वायर का गुणांक कहेंगे। कितना है? गुणांक कितना है? 5। और घात कितना है? 2। ये x के ऊपर जो कोने पर लिखा होता है इसको कहते हैं घात। क्या कहते हैं? घात। तो यहाँ x की घात कितनी है? 2। गुणांक कितना है? 5। अच्छा, यहाँ 2x की घात 5 या 3 लिख देते हैं। बताओ, यहाँ x का गुणांक कितना है? 2। और ये घात कितनी है? समझ में आ रहा है ना? अच्छा, यहाँ x की घात कितनी है? x की घात कितनी है? लेकिन हमने तो ऊपर कुछ लिखा ही नहीं है, कुछ नहीं लिखा है ना। और आधार कितना है? यहाँ गुणांक कितना है? 1। दोनों 1 1 है। तो सुनो, जब केवल x लिखा हो, जैसे ये तो दिख रहा था ना, यहाँ सामने 5 लिखा है तो गुणांक कितना है? 5। ऊपर 2 लिखा हुआ है तो भाग कितना है? 2। और जब कुछ ना लिखा हो तो यहाँ पर घात कितना है? जब ना लगा हो ऊपर घात तो घात कितना माना जाता है? 1। और आगे अगर कोई संख्या ना लिखा हो तो क्या माना जाता है? 1। तो अगर ऐसे अकेले केवल x लिखा हुआ है तो इसका घात कितना है? 1। और गुणांक कितना है? 1। घात और गुणांक दोनों कितना कितना है? 1 1। क्या इतनी बात याद रहेगी कि अगर x के ऊपर कोने पर कोई भी संख्या नहीं लिखी हुई है तो उसका घात कितना माना जाएगा? 1। और x के सामने अगर कोई संख्या नहीं लिखी है तो भी उसका गुणांक कितना माना जाएगा? 1 है। अच्छा, मैं लिख दूं यहाँ पर 3x। क्या लिख दूं? तो इस x का गुणांक कितना है? 3 है ना। आगे वाले को गुणांक ही तो कहते हैं, देखो मैंने लिख दिया है। आगे वाले को क्या कहते हैं? गुणांक। और ये जो ऊपर कोने पर लिखा होता है उसको घात कहते हैं। कितना है यहाँ पर घात? 1 है ना। लिखने की जरूरत नहीं है। जब घात 1 होती है तो उसे लिखने की जरूरत नहीं होती। जब 1 से ज्यादा होता है, 2 3 4 5, तो उसे लिख दिया जाता है। और अगर 1 ही होता है तो लिखा नहीं जाता। इतनी बात याद रहेगी। अब मुझे बताओ, यहाँ x की घात कितनी है? समझ में आ गया? x की घात कितनी है? और x का गुणांक कितना है? a है। इतनी बात सबको समझ में आ गई? अच्छा, तो जब x मतलब चर, x मतलब चर, तो जब चर की घात 1 होती है तब कहा जाता है रैखिक। जब चर की घात जब 1 होती है तो क्या कहा जाता है? रैखिक। तो यहाँ चर की घात कितनी है? 1 ही तो है, तो इसीलिए इसे कहा जा रहा है एक चर वाला। इसमें कई चर है? 1 ही चर तो है, तो इसलिए कहते हैं एक चर वाला। और रैखिक समीकरण कहने का मतलब कि जो चर की घात है वो कितनी है? 1 है।
इतनी बात समझ में आ गई। एक चर वाला रैखिक समीकरण कहने का मतलब समझ में आ गया। अब देखो, हमने कहा था ए और बी कोई भी नंबर हो सकता है, तो और इसके अगर उदाहरण लिखें तो कैसे हो सकता है? 3x + 5 बराबर 0, ऐसे तो हो सकता है। तो यहाँ x की घात तो एक ही रहेगी, घात एक से ज्यादा नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पर x - 1 बराबर, ऐसे भी तो हो सकता है। तो यहाँ x का गुणांक कितना है? घात कितना है? यहाँ x का गुणांक घात, समझ में आ गया। तो इस प्रकार ये एक चर वाले रैखिक समीकरण के उदाहरण है, क्योंकि इसमें एक चर है और चर की घात कितनी है? एक। तो जब एक चर हो और चर की घात कितनी हो? एक, तो उसे कहा जाता है एक चर वाला रैखिक। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, हम जा रहे हैं इसके बाद एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए, है ना। तो जिसको ना पता हो कि इसमें घात किसे कहते हैं, आधार किसे कहते हैं, गुणांक किसे कहते हैं, तो मैं 2 मिनट रुक रहा हूं। आप लोग इतना हेडिंग डाल लीजिए, इतनी बात लिख लीजिए और ये भी साइड में बना लीजिए। फिर इसके बाद में हम एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना सीखेंगे, है ना। एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना, है ना। इसके बाद हम एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना आप लोगों को सिखाएंगे, तो उतना आप लोग नोट कर सकते हैं। ये आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी में किसी जगह पर, ताकि आपको पता हो कि जो x के ऊपर होता है उसे घात कहते हैं, सामने वाले को गुणांक कहते हैं, और x को क्या कहा जाता है? आधार कहा जाता है। और फिर ये मैंने एग्जाम्पल भी 1-2 लिख दिए हैं समझाने के लिए। तो देखिए, अब हम एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना सीखेंगे। एक एक उदाहरण लेते जाएंगे और एकदम 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं और फिर आगे तक जाएंगे, ठीक। सबसे पहले मैं यहाँ एक समीकरण लिख रहा हूँ, एक चर वाला, x + 5 बराबर 7। x + 5 बराबर 7। हमें इसे हल करना है, और हल करके किसी भी समीकरण में जो चर होता है, जैसे इसमें चर क्या है? x है, तो हमें उस चर का मान निकालना होता है। तो यहाँ पर हमें किसका मान निकालना है? x का, क्योंकि x चर है ना। तो x बराबर, सबसे पहले x लिखेंगे, फिर उसके बाद बराबर लगा लेंगे। बराबर के बाद जो भी लिखा हुआ है, जैसे 7 लिखा हुआ है तो 7 लिख देंगे, और बराबर के इधर जो भी संख्या है, अचर जो भी है, अचर क्या है? 5 है ना। 5 प्लस में है, प्लस में है। तो जब बराबर के एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाते हैं किसी भी संख्या को या किसी भी चर को, तो उसके सामने जो भी चिन्ह लगा होता है वो बदल जाता है। सामने का मतलब, जैसे सामने यहाँ प्लस है तो प्लस का क्या हो जाएगा? और अगर माइनस होता तो माइनस का। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, किसी भी संख्या का जो चिन्ह होता है उसके सामने ही देखा जाता है। जैसे x का चिन्ह इसके सामने देखेंगे, तो x के सामने क्या लगा हुआ है? चिन्ह लगा तो नहीं लगा है ना। तो जब किसी संख्या या किसी चर के सामने कोई भी चिन्ह ना लगा हो प्लस माइनस का, तो उसे क्या माना जाता है? प्लस माना जाता है। यहाँ 7 का चिन्ह प्लस है, बराबर कोई नहीं कहेगा, प्लस माइनस पूछा जा रहा है, तो 7 के सामने ना प्लस है और ना माइनस है ना। कोई भी प्लस माइनस वाला चिन्ह नहीं है, तो क्या मानेंगे? प्लस मानेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब सुनो, x बराबर, ये बराबर के उधर था और बराबर के उधर ही लिख रहा हूं, तो इसका कोई भी चिन्ह नहीं बदलेगा। जैसे ये प्लस है तो प्लस में रहेगा, माइनस है तो माइनस में ही लिख दिया जाएगा। ये जो बराबर के इधर लिखा हुआ है +5, इसे हमें बराबर के उधर ले जाना है, तो इसके सामने था प्लस, अब इसके सामने क्या लग जाएगा? -5। अब इस 5 के सामने क्या चिन्ह है? और 7 के सामने क्या चिन्ह है? प्लस। तो जब दो संख्याओं में एक का चिन्ह प्लस हो और एक का माइनस, अर्थात जब दो संख्याओं का चिन्ह अलग अलग हो, एक का प्लस हो और एक का, तो उसे घटा दिया जाता है। एक का प्लस हो एक का माइनस, तो उसे क्या करते हैं? घटा देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो इसमें एक प्लस है और एक माइनस, ये प्लस है, समझने के लिए लिख दे रहा हूं, ये प्लस है, ये प्लस और ये माइनस। अच्छा बताओ, इस प्लस माइनस में ये तो कन्फर्म हो गया कि जब दो संख्याओं में एक संख्या प्लस हो एक संख्या माइनस तो घटाएंगे, लेकिन घटाएंगे किस में से? बड़ी संख्या में से। बड़ी संख्या से घटाया जाएगा ना, छोटी से तो बड़ी नहीं घटा पाएंगे।
बड़ी संख्या कितनी है? 7। और 7 का चिन्ह क्या है? प्लस है। तो जब घटाया जाएगा तो जो बड़ी संख्या के सामने चिन्ह होगा वही नीचे लगाया जाएगा। यहां बड़ी संख्या के सामने चिन्ह क्या है? प्लस है। तो नीचे 7 में से 5 घटेगा ना, 7 में से 5 घटाओ 2 आ गया, और चिन्ह प्लस। क्या यहाँ प्लस लगाना जरूरी है? वैसे जरूरी तो है नहीं। अगर आप प्लस नहीं भी लगा रहे हैं तो इसे किस में माना जा रहा है? प्लस में ही माना जा रहा है ना, तो इसलिए लगाने की जरूरत, लेकिन है प्लस। अभी आप लोगों को जो बताया इसका ध्यान रखना कि बड़ी संख्या में से घटाएंगे और बड़ी संख्या के सामने जो चिन्ह होगा वही नीचे बचेगा। समझ में आया? अच्छा, अब देखो ये दूसरा देखो, ये तो प्लस था। अब मान लीजिए यहाँ x माइनस 4 बराबर 12 लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ x लिख लेंगे बराबर 12। ये माइनस 4 जो बराबर के इधर है, जब बराबर के उधर जाएगा तो ये माइनस किस में बदल जाएगा? प्लस में। तो ये माइनस की जगह पर प्लस 4। अब देखो ये 4 का चिन्ह क्या है और 12 का चिन्ह प्लस छिपा है ना। जब दो संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हों तब उन्हें जोड़ दिया जाता है। जब दो संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हों तब उन्हें, अगर प्लस प्लस है तब भी जोड़ेंगे, माइनस माइनस है तब भी जोड़ेंगे। प्लस प्लस जुड़ेगा तो चिन्ह प्लस का लगेगा, सो रहे हो देवकर। प्लस प्लस जुड़ेगा तो चिन्ह प्लस का लगेगा, और अगर माइनस माइनस जुड़ेगा तो चिन्ह माइनस का लगेगा। अब सुनो, ये भी प्लस 4 है और ये प्लस, दोनों प्लस प्लस है ना, चिन्ह समान है। तो x बराबर 12 4 16। 16 का चिन्ह क्या है? प्लस। क्या प्लस लगाना जरूरी है? नहीं जरूरी है। तो x बराबर 16। इतनी बात समझ में आई? अब यहां से करते हैं तीसरा, x प्लस 17 बराबर 5। x प्लस 17 बराबर 5। तो x बराबर 5। ये प्लस 17 जो इधर है बराबर के, जब उधर जाएगा, समझ में आया? अब जरा देखिए, ये 5 का चिन्ह क्या है? 5 का चिन्ह प्लस, और 17 का चिन्ह किस में से घटेगा? 17 में से घटेगा ना। 5 में से तो नहीं घट सकता है। अच्छा, तो जब 17 में से घटाओगे 5 को तो कितना बचेगा? 12 बचेगा। अच्छा, तो 12 बचने के बाद में ये देख लीजिए कि 17 का जो चिन्ह है वो क्या है? तो नीचे कौन सा चिन्ह लगेगा? माइनस लगेगा। सबको समझ में आ रहा है? माइनस कब लगता है, प्लस कब लगता है, ये बात समझ में आ रही है? देखो यहाँ 7 में से घटाया गया था 5 को, तो 7 का चिन्ह प्लस है, तो इसलिए नीचे यहाँ किस में से घटा रहे हैं? 17 में से। 17 का चिन्ह क्या है? माइनस। तो इसलिए नीचे क्या लगेगा? माइनस। समझ में आया? अच्छा, अभी और देखो, x माइनस 11 बराबर माइनस 2। x बराबर 11 बराबर, तो x बराबर क्या लिखूं? माइनस 2 लिखूं प्लस 2? माइनस 2 ही रहेगा ना। किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है प्लस हो जाएगा? देखो ये बराबर के बाद माइनस 2 लिखा है और हमने बराबर के बाद ही माइनस 2 लिखा है, तो चिन्ह नहीं बदलेगा। जब बराबर के एक तरफ से दूसरी तरफ जाएगा तभी चिन्ह बदलेगा। तो ये बराबर के इस तरफ था और इसी तरफ लिखा हुआ है, तो इसका चिन्ह नहीं बदलेगा। ये माइनस 2 लिख दिया, ये बराबर के इधर माइनस 11 है, जब उधर जाएगा तो प्लस 11। अब बताओ इसमें 11 का चिन्ह क्या है? 2 का चिन्ह क्या है? एक प्लस है और एक जुड़ेगा या घटेगा? घट जाएगा। हम जानते हैं बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे, छोटी में से तो बड़ी को घटा नहीं पाएंगे। बड़ी है 11, 11 में से 2 निकालोगे 9, 11 का चिन्ह प्लस, तो नीचे क्या बचेगा? क्या यहाँ प्लस लगाना जरूरी है? न लगाने पर भी तो प्लस ही होता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, इसके आगे बढ़ते हैं। 5 x माइनस 13 बराबर माइनस 19।
x बराबर -19 लिखे ना। अच्छा, ये -13 जब बराबर के उधर जाएगा +13, तो x बराबर, अब आप लोग जवाब बताएंगे तो तीनों लोग मिल के बताओ यहां कितना लिखो। x बराबर, अब ये जुड़ेगा या घटेगा, बताओ कितना बचेगा। कितना बचेगा शिवम, कितना बचेगा? तुम पूछ लियो बगल से, नहीं तो इतना सटीक जवाब थोड़े हो सकता है तुमसे, इतनी उम्मीद ही नहीं है। -19 + 13, तो 13 में से तो 19 नहीं निकलेगा ना, 19 में से 13 निकलेगा, 19 में से 13 घटाओ कितना बचेगा? 6 बचेगा। बड़ी संख्या 19 और 19 के सामने चिन्ह, तो नीचे कौन सा चिन्ह लगेगा बताओ। इसे समझ पा रहे हो? अच्छा, अब इसके आगे बढ़ते हैं और अगला एग्जाम्पल लेते हैं 6। x + 13 बराबर -2, x + 13 बराबर -2, x बराबर -2 लिखेंगे ना, और ये +13 है, तो जब बराबर के उधर जाएगा तो प्लस की जगह -13। अब जरा देखो, इन दोनों संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हैं या अलग अलग हैं? एक जैसे है ना। तो जब दो संख्याओं के चिन्ह एक जैसे होते हैं तो उन्हें जोड़ा जाता है या घटाया जाता है? जोड़ा जाता है। जब दो संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हों, चाहे प्लस प्लस और चाहे माइनस माइनस, तो उन्हें जोड़ दिया जाता है। तो इन दोनों संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हैं, 13 और 2 जुड़ जाएंगे, 13 2 कितना हो जाएगा? 15। अच्छा, ये जो संख्याओं के चिन्ह एक जैसे थे वो क्या थे? माइनस थे ना, माइनस तो लगा हुआ है दोनों के सामने, तो यहाँ क्या लगेगा? माइनस। तो x बराबर माइनस, अर्थात जब दो संख्याएं माइनस में हो तो चिन्ह तो समान हो ही गया, जोड़ देंगे, लेकिन जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा उसके सामने भी माइनस ही लगेगा। यहाँ देखो, ये दो संख्याएं प्लस में थी, ये 4 भी प्लस है और ये 12 भी समान है ना चिन्ह, इसको जोड़ दिया तो 12 4 16, 16 के सामने चिन्ह क्या है? प्लस, तो ये भी प्लस में है। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अब यहाँ मैं दो बातें लिख रहा हूं जो आप लोगों को याद रखना है। क्या? जब दो संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हो तब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं और जो बचता है उसके सामने, जब दो संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हों तब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं और जो बचता है उसके सामने बड़ी संख्या के सामने जो चिन्ह लगा था वही लगाते हैं। बताओ, ये पहला पॉइंट तुम लोगों को समझ में आया? एक बार समझो इसे। जब दो संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हो, देखो दो संख्याओं के चिन्ह, एक तो इसमें अलग है ना, एक तो इसमें अलग है और एक इसमें भी अलग है और एक इसमें भी अलग है। जब हमने घटा है ना, तो जब दो संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हों तब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं।
ये अलग अलग था, बड़ी में से छोटी घटाए, बड़ी के सामने प्लस था तो नीचे भी प्लस। ये देखो अलग था तो बड़ी में से छोटी को घटाए, बड़ी के सामने माइनस था तो माइनस। ये देखो प्लस 11 माइनस 2, अलग अलग था घटा दिए, 11 में से 2 गया, बड़ी के सामने प्लस था तो नीचे भी, क्या यहाँ प्लस लगाना जरूरी है? नहीं, प्लस ही तो माना जाएगा। फिर इसके बाद ये -19 और ये +13 अलग अलग है। अलग अलग होने का मतलब एक प्लस हो एक माइनस, अलग अलग का मतलब प्लस माइनस, अलग अलग का मतलब प्लस माइनस, याद रहेगा ना। अलग अलग होने का मतलब एक प्लस हो एक माइनस हो। तो यहाँ बड़ी संख्या 19, तो 19 में से 13 को घटाया और 19 के सामने जो चिन्ह लगा था माइनस वही नीचे लगाया। इतनी बात आ गई समझ में। अब दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है इसमें, क्या, जब दो संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हों अर्थात समान हों, जब दो संख्याओं के चिन्ह समान अर्थात प्लस प्लस या माइनस माइनस हो, तब उन्हें जोड़ देते हैं और वही संख्या और वही चिन्ह। जब दो संख्याओं के चिन्ह समान अर्थात प्लस प्लस या माइनस माइनस हो, तब उन्हें जोड़ देते हैं और वही चिन्ह लगाते हैं जो पहले से उन संख्याओं के सामने लगा था। मतलब ये है कि जब दो संख्याओं के चिन्ह समान अर्थात चाहे प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो, अक्सर होता है गलती ये होती है कि माइनस है तो घटा देंगे, नहीं, जब दो संख्याएं हैं और दोनों के चिन्ह प्लस प्लस हैं या माइनस माइनस है तो उन्हें क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और जोड़ने के बाद अगर संख्याओं के चिन्ह पहले प्लस प्लस थे तो प्लस लगाएंगे, और अगर माइनस माइनस थे, जैसे यहाँ देखो -2 -13 तो जोड़ दे, 13 2 15 और चिन्ह क्या लगाए, जब पहले से माइनस में था तो जोड़ने के बाद भी माइनस, और पहले से प्लस में रहेगा तो जोड़ने के बाद भी प्लस, तब उन्हें जोड़ देते हैं और वही चिन्ह लगाते हैं जो पहले से उन संख्याओं के सामने लगा था। ये 2 पॉइंट तुम लोगों को याद रखना है, ठीक है। जिनको बिल्कुल नहीं आ रहा था चिन्हों के बारे में, इतना अगर याद कर लोगे, ठीक, तो ये बात समझ में आ जाएगी कि कहाँ प्लस बचेगा कहाँ माइनस। और दूसरा ये तो आपको एक पॉइंट याद ही रखना है कि जब बराबर के एक तरफ से दूसरी तरफ किसी संख्या या किसी चर को ले जाते हैं तो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाता है। अगर सामने प्लस है तो माइनस और अगर माइनस है तो प्लस। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम इस पर कुछ क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए दे देते हैं। देखिए यहाँ पर हमने ये 15 क्वेश्चन होमवर्क लिख दिए हैं, इसे आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। और इसको प्रैक्टिस करने से पहले जो क्वेश्चन हमने समझाया है उसको एक बार बिना देखे हुए खुद से क्वेश्चन लिख करके पहले देख के समझ लेना, फिर क्वेश्चन लिख लेना कॉपी में और फिर उसे अपने से करना। अपने से करने के बाद में अगर जो आंसर आ रहा है वो हमारे आंसर से मैच कर रहा है, जो हमने बताया है सही है, तो आगे बढ़ जाना, नहीं एक बार में सही हो रहा है तो दोबारा लगाना। जब तक वो क्वेश्चन जो मैंने समझाए हैं बिना देखे हुए सही ना लग जाए तब तक ये वाले क्वेश्चन ना लगाना। और बिना देखे हुए सही लगाने का मतलब ये नहीं कि रट लेना, समझ के कि कहाँ प्लस कहाँ माइनस लग रहा है, कहाँ बच रहा है। उसके बाद ये 15 क्वेश्चन हमने लिखे हैं, इसे लगाना, जिसमें पहला है x - 11 = 8, दूसरा है x + 15 = 6, तीसरा x - 9 = 5, चौथा x + 17 = 20, पाँचवां x - 1 = 1, छठा x - 1 = -1, सातवां x - 15 = -2, आठवां x - 13 = -8, नौवां x + 6 = 7, दसवां x - 9 = 10, 11वां x - 13 = -2, 12वां x + 18 = 7, 13वां x + 6 = -3, फिर उसके बाद x - 8 = -2 और ये 15वां x + 1 = -1। तो इस प्रकार ये 15 क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, इतना आप लोग कर लीजिए।
अब हम एक चर वाले रैखिक समीकरण के अगले प्रकार को देखेंगे कि किस प्रकार हल कर सकते हैं। इसमें हमने एक क्वेश्चन लिख रखा है 2x + 3 = 15। इससे पहले जो आप लोगों ने पढ़ा है उसमें x अकेला था, x के साथ कोई संख्या नहीं रहती थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, x के साथ एक संख्या है 2। ठीक है, तो देखिए अब इसे कैसे हल करेंगे। तरीका वही है, 2x = 15, ये +3 जब बराबर के उधर जाएगा -3 हो जाएगा, इतनी बात सबको पता है। फिर इसके बाद में ये 2x ऐसे लिखोगे, ये 15 ये -3, 15 का चिन्ह प्लस में है और ये -3 है तो घट जाएगा, एक प्लस है और एक माइनस, घट जाएगा। 15 में से 3 निकालोगे कितना बचेगा, 12 बचेगा। प्लस का माइनस का, प्लस का, क्योंकि यहाँ 15 जो है वो प्लस में है और यही बड़ी संख्या, इसी में से घटा रहे हो तो इसी के सामने जो चिन्ह है वही यहाँ पर लगेगा 12। अब इतना हो गया। अब इसके बाद आपको एक स्टेप और करना है, ये x के साथ जो संख्या लिखी है यहाँ से उसे उठाइए और यहाँ ला करके 12 के नीचे लिख दीजिए। जो भी संख्या है, जब इधर एक पद आ जाए तो x के साथ जो भी संख्या है उसको यहाँ से हटा करके इस दूसरी संख्या के नीचे कर दीजिए, अर्थात दोनों तरफ उसी संख्या से भाग दे देना होता है। तो ये 2 इधर आ गया, 12 के नीचे तो 12/2 हो गया। अब इसका मतलब ये है कि अब 2 से आपको 12 को भाग देना है, 2 से 12 को भाग देना है। तो जब 2 से 12 को भाग दोगे तो कितना आएगा, 2 छक 2 का पहाड़ा पढ़ो 12 आ जाए, 2 छक 12। देखिए 2 × 1 = 2, 2 छक x = 6, 6/1 आएगा ना, लेकिन बटे के नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद दूसरा देखिए, अगला क्वेश्चन, 3x - 9 = 3x - 9 = 21 ले लेते हैं। ठीक है, देखो तो 3x - 9 = 21, 3x = 21, ये -9 जब बराबर के इधर जाएगा +9, तो 3x = 21 और 9 30, जुड़ जाएगा। x = 30/3, 3 एकम 3 दोहियम 30, बटे के नीचे फिर से 1 आ गया। क्या बटे के नीचे 1 लिखना जरूरी है? नहीं ना, बटे के नीचे 1 नहीं लिखा जाता है, अगर बटे के ऊपर 1 आ जाए तो लिखना पड़ेगा। x = 10। ये 2 क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा देखिए, यहाँ से -2x + 3 = 13। इसे हल करिए तो ये माइनस में है, ऐसे रहेगा, -2x = 13, ये +3 जब बराबर की इधर, -2x = 13 - 3 10, ये माइनस में है ना तो माइनस साथ में जाएगा, 10/, ये -2 इसके नीचे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। तो 2 एकम 2 पंचे। अब देखो बटे के नीचे 1 तो नहीं लिखा जाता, लेकिन ये जो माइनस है ये माइनस लिखा जाएगा, माइनस लिखा जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, -5। बटे के नीचे 1 नहीं लिखना है, लेकिन चूंकि माइनस है तो इसलिए माइनस लिखेंगे, वो नहीं गायब होगा। अब इसके बाद और आगे देखो, -5x + 35 = 20। तो -5x = -5x = 20, ये +35 जब बराबर के इधर जाएगा तो घट जाएगा ना, एक प्लस है और एक
बड़े में से छोटा घटेगा, 35 में से 20 जाएगा तो कितना आएगा? 15 आएगा। लेकिन बड़ी संख्या के सामने चिन्ह माइनस है तो इसलिए माइनस। अब देखो इधर भी माइनस आ गया, इधर भी माइनस आ गया, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो x बराबर 15 बटा यहाँ 5 बचा था, इसके नीचे आ गया। चाहे यहाँ कैंसिल कर दो, चाहे यहाँ लिखो -15 और ये -5 बटे के नीचे ला करके लिख दो, तब काटो, दोनों स्थितियों में सही है। तो 5 एकम 5 तिया x बराबर ये हो गया। इसके बाद और देखो -4x + 7 -5 तो -4x बराबर -5, ये +7 जब बराबर किधर जाएगा तो -7, तो -4x बराबर -12। देखो फिर से दोनों तरफ माइनस आ गया, तो चाहे यहीं कट कर दो, काट दो ना, क्या मतलब है ले जाने का। x बराबर 12/4, 4 एकम 4 तिया, तो x बराबर। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, अब इसके बाद देखो मान लीजिए आपको क्वेश्चन ऐसे दिया गया है, ऐसे दिया गया है 5x + 7 बराबर 2x माइनस, तो यहाँ 2x आ गया और दो अलग अलग जगह लिखा हुआ है। अभी तो केवल एक ही x रहता था और एक जगह लिखा रहता था, तो हम क्या करते थे, x को इधर लिखा रहता था रोक लेते थे और बाकी उधर कर देते थे। लेकिन अब जब 2x आ गया तो x वाला जो पद है उसको बराबर के इधर लाएंगे और जिसमें x नहीं है वो बराबर के उधर ले जाएंगे। और जब बराबर के एक तरफ से दूसरी तरफ किसी संख्या को ले जाया जाता है या चर को, तो उसके सामने का चिन्ह बदल जाता है। ये 5x ये बराबर के इधर +2x है, इधर लाओगे तो -2x। इतनी बात समझ में आई? ये बराबर के बाद 2x लिखा है, इसके 2x के सामने ना प्लस है ना माइनस है, लेकिन माना क्या जाएगा? प्लस ही माना जाएगा ना, प्लस छिपा रहता है। तो +2x जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -2x। फिर उसके बाद ये -3 और ये +7 जब बराबर के इधर जाएगा तो -7। फिर उसके बाद में 5x में से 2x निकालो तो कितना बचेगा? -3 और -7 -10। फिर x बराबर -10/3। क्या 3 से 10 कट जाएगा? क्या 3 के पहाड़े में 10 आएगा? नहीं आएगा ना। तो फिर ये यही इसका आंसर है, आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है। इसके बाद और देखो, मान लो यहां पर लिखा हुआ है 11x -9 बराबर -x + 21, ऐसे लिखा हुआ है। तब देखो ये तो 11x ऐसे लिख लो, ये बराबर के इधर -x है ना, इधर लाओगे तो बराबर 21। ये -9 जब बराबर के इधर जाएगा तो +9। 11x और ये क्या x है? ये कितना x है? 1x है। तो 11x और 1x जुड़ के कितना हो जाएगा? 12x बराबर 21 और 9 30। तो x बराबर ये 30 ऐसे रहेगा, ये 12 इसके नीचे। कितना हो गया? अब बताओ 12 के पहाड़ा पढ़ने पर 30 आएगा? 12 के पहाड़े में 30 आता है? 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 30 तो नहीं आया। तो क्या ये कटेगा? 12 से तो नहीं कटेगा, किसी दूसरी संख्या से भी कट सकता है। किससे? 6 से। देखो रूल ये है, अब यहाँ से समझो, जैसे ये 5 तिया पूरा कट गया, ये 4 तिया पूरा कट गया, ये 2 पंचे पूरा। पूरा अगर कट रहा है नीचे वाले से ऊपर वाला या ऊपर वाले से
नीचे वाला तो काट दीजिए। लेकिन अगर पूरा नहीं कट रहा है, लेकिन ऊपर नीचे की दोनों संख्याएं किसी एक संख्या से कट रही हैं, अर्थात ये 12 और 30 किसी एक संख्या के पहाड़े में दोनों आ रही हैं। जैसे जब आप 2 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 2 के पहाड़े में 12 आ जाएगा और 2 के पहाड़े में 30 भी आ जाएगा। 15 दूना 30 होता है ना, तो 2 का पहाड़ा जब पढ़ते जाओगे तो 30 भी आएगा। ये 3 से भी कट जाएगा, 3 चौक 12 और 3 दोहियम 30। और इसके आगे 3 के बाद 6 से भी कट जाएगा, 6 दूनी 12, 6 पंचे। तो ये दोनों संख्याएं 2 से भी कट रही हैं, 3 से भी कट रही हैं और 6 से भी कट रही हैं। तो काटे किससे? 6 से। क्यों? देखो, जब ऊपर नीचे की दोनों संख्याएं किसी एक संख्या से कट रही हो, 2-3 संख्याओं से कट रही हैं, तो उसमें जो सबसे बड़ी संख्या हो उसी से काटा जाएगा। क्योंकि अगर 2 से काटोगे तो फिर से काटना पड़ेगा, 3 से काटोगे तब भी फिर से काटना पड़ेगा। लेकिन 6 बड़ी से बड़ी संख्या, उस बड़ी से बड़ी संख्या से दोनों को काटिए जिससे दोनों ऊपर नीचे वाली कट जाए। तो 2 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है और 6 से, तो हम किससे काटेंगे? 6 से। 2 से काटोगे तो भी आगे चल के फिर 3 से काटोगे तब आंसर आएगा। तो एक स्टेप में करने के लिए बड़ी से बड़ी संख्या से काटिए। तो 6 दूनी और 6 पंचे x बराबर, अब बटे के ऊपर 5 है और बटे के नीचे 2। तो जब बटे के नीचे 1 के अलावा कुछ दूसरा हो, जैसे 1 ना हो, कुछ और दूसरी संख्या हो, तो उसे लिखना पड़ेगा आप लोगों को। हर जगह बटे के नीचे नहीं छोड़ना है, बटे के नीचे केवल तब छोड़ देना है जब 1 आता हो। ठीक है? x बराबर 5/2। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, तो ये इस प्रकार का हो गया। चलिए, इसके बाद में एक क्वेश्चन यहाँ बटा वाला ले लेते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया गया है 5x/2, 5x/2 -1 बराबर 7x प्लस 3/2। 2 बटा दिया गया है, चाहे 1 बटा दिया गया है, दोनों समान है ना, दोनों बटा समान ही तो है। बटा समान होने का मतलब कि ये जो बटे में 2 लिखा है, यहाँ पर भी तो बटे में 2 ही लिखा है। इसे कहते हैं कि बटे का जो हर है वो समान है। यहाँ भी 2 है, वहाँ भी 2, एक जगह और 2 आ जाए, 3 जगह बटे में आ जाए, या केवल एक ही जगह रहे। जब ये बटे के बाद जो संख्या लिखी है, हर जो लिखा हुआ है, अगर ये समान हो, जैसे 2-2 लिखा हुआ है, तब जो बटे के नीचे लिखा रहता है उसी से पूरे में गुणा कर देंगे। जैसे बटे के नीचे 2 है तो 2 गुणा 5x/2 -2 गुणे 1 बराबर 2 गुणे 7, 2 गुणे 3/2, 2 ये 5x -2 1 कम 2 7 प्लस 2 कट गया। बताओ, समझ में आया? तो ये क्यों किया जाता है? बटे को खत्म करने के लिए। जब बटा खत्म हो गया तो फिर से ये पहले जैसा बन गया ना, तो ये 5x और ये -14x और बराबर, देखो ये प्लस था, इधर आके माइनस हो गया है, बराबर 3। ये -2 जब इधर जाएगा तो +2। अब यहाँ से कर देते हैं 5x -14x। देखो ये 5x है, ये -14x है, प्लस माइनस में है ना, तो घट जाएगा। 14 में से 5 घटेगा, कितना बचेगा? 9 बचेगा। लेकिन 14 बड़ी संख्या है और 14 के सामने चिन्ह माइनस का है, तो इसलिए जो भी बचेगा वो किस में आएगा? -9x बराबर 3 और 2 प्लस में जुड़ जाएगा 5। x बराबर 5/9 x बराबर -5/9। सामने लगा देते हैं माइनस को, ये हो गया। ठीक है? अच्छा, अब इसे आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, अब इधर देखिए सब लोग, और जब तक मैं समझा रहा हूँ समझ लीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा। अब यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 9 लिख लिया है, और इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि बटे में 2 संख्याएं लिखी हैं, 4 और 6, और ये दोनों अलग अलग हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो 2 बटे में संख्याएं थी वो एक समान थी, लेकिन ये 4 और 6 अलग अलग है।
तो जब बटे में अलग अलग संख्याएं लिखी हों तो पहले ये जो बटे की संख्याएं हैं इनका एलसीएम निकालना होता है। जैसे 4 और 6 है तो 4 और 6 का क्या निकालना होगा? एलसीएम। जब 4 और 6 का एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा? देखो ये 4 और 6 किस संख्या से कट रही हैं? कौन सी संख्या का पहाड़ा पढ़े जिससे 4 भी कट जाए और 6 भी? 2 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 2 दूना और 2 तियां 6। तो यहाँ लिखो 2 दूना 4 और 2 तियां 6। फिर देखो ये 2 आ गया और 3 आ गया। किस संख्या का पहाड़ा पढ़े जिससे 2 भी कट जाए और 3 भी कट जाए? है कोई? नहीं है ना। तो जैसे यहाँ पर 2 था जिसका पहाड़ा पढ़ने पर 4 और 6 आ जा रहा था, लेकिन अब कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसका पहाड़ा पढ़ने पर 2 भी आ जाए और तब एक एक करके काटो ना। पहले 2 से काट दो तो 2 एक कम 3 तो कटेगा नहीं, ऐसे आ जाएगा। और फिर 3 से काट दो तो 1 और 3 एक कम 3। एलसीएम कितना हुआ? 2 गुणे 2 गुणे 3 तो 2 दूनी 4 तिया 12। एलसीएम कितना आ गया? अब मेरी बात ध्यान से एक बार सुन लो सब लोग, एलसीएम का मतलब क्या होता है। सुनो, ध्यान से सुनना। ये 4 और 6 लिखा हुआ है और हमें चाहिए 4 और 6 का एलसीएम। 4 और 6 का एलसीएम से हमारा मतलब ये है कि हमें वो छोटी से छोटी संख्या चाहिए जो 4 से भी कट जाए और 6 से भी कट जाए। मतलब जब आपसे 4 और 6 का एलसीएम पूछा गया तो आपसे वो संख्या पूछी जा रही, वो छोटी से छोटी संख्या पूछी जा रही है जो 4 के पहाड़े में भी आ जाए और 6 के पहाड़े में भी आ जाए। तो 12 वो संख्या है जो 4 का पहाड़ा पढ़ने पर भी आएगा और 6 का पहाड़ा पढ़ने पर भी आएगा। 4 तिया 12 और 6 दूनी 12। अच्छा, अब इसी से रिलेटेड दूसरा सवाल, अगर 8 और 6 दे दिया जाए तो 8 और 6 का एलसीएम क्या होगा? मतलब निकालना नहीं है, मतलब आपको सोचना है 8 और 6 का एलसीएम क्या होगा। तो इसे पूछने का मतलब ये है कि 8 और 6 का एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या होगी जो 8 के पहाड़े से भी कट जाए और 6 के पहाड़े से भी कट जाए। अर्थात 8 का पहाड़ा पढ़ने पर भी आ जाए और 6 का पहाड़ा पढ़ने पर भी आ जाए। बताओ कौन सी संख्या है जो 8 और 6 दोनों के पहाड़े में आ जाए? 24। जब 8 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 8 तिरिक 24 और 6 चौक 24 दोनों के पहाड़े में आ रहा है ना। तो ये जो 12 आया है ना, एलसीएम क्यों निकालते हैं? देखो ये 12 जो है ना, अब 12 से पूरे में गुणा करेंगे तो 12 4 से भी कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा। तो करो गुणा, 12 गुणा बटा 4 4 तिया। अब ये जब काट दोगे ना 4 तिया 12 तो 3 आया तो 3 पचे 15। 12 सत्ते 12 सत्ते 84। 6 कम 6 6 दूनी 2 आया ना, 2 को गुणा 13 से करो, 13 दूना 12 दूना 15x, इसको इधर लाओ प्लस 24x 26, ये प्लस 84 जब माइनस के इधर जाएगा तो माइनस 15 और 24 जोड़ो है 26 माइनस 48 84, ये दोनों प्लस में था जुड़ गया, ये प्लस ये माइनस घट जाएगा। 84 में से 26 घटाओ, ये 4 है, 4 में से तो 6 घटेगा नहीं, एक उधार ले लो, ऐसे लिख के घटा लो, है ना, उधार ले जाओ। हाँ चलो, 14 में से 6 गया, 14 में से 6 गया 8, यहाँ 7 बचा था, 7 में से 2 गया 5, तो कितना बचा 58। प्लस का माइनस का, बड़ी संख्या 84 है ना, उसके सामने चिन्ह माइनस है तो इसलिए माइनस बचेगा। तो x बराबर -58 बटा
बस ये आंसर हो जाएगा। तो ऐसे जब संख्याएं अलग अलग दी गई हो बटे में तो उसका एलसीएम निकाल के हल कर लेते हैं, ठीक है। अब इसे आप लोग नोट कर लीजिए और कुछ क्वेश्चन दे देते हैं प्रैक्टिस के लिए। देखिए ये कुछ क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। इसमें पहला है 2x + 5 = 7, 3x + 11 = 5, तीसरा है -2x + 7 = 1, -5x + 13 = 33, 3x + 4 = 2x - 9, -11x + 18 = -2x + 7, 5x + 1/2 = 7 - 2x, 2x + 5/3 = 13x/3 - 7, 2x/3 + 7 = 5/6 - x, x/8 + 7x = 11/6 - 2x। तो ये 10 क्वेश्चन है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए प्रैक्टिस के लिए। ओके।